और एम फेज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज, एक माइटोसिस और एम फेज। ठीक है, अब देखो टोटल सेल को डिवाइड करने में टोटल जितना टाइम लगा उसका 95% टाइम कौन कंज्यूम करेगा, इंटरफेज, और 5% टाइम किसमें लगेगा, माइटोसिस फेज में लगेगा। ठीक है, अब इंटरफेज में क्या क्या आता है, G1 यानी गैप 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज, गैप 2 G2 यानी गैप 2 फेज। ठीक है, और माइटोसिस या एम फेज में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब हम बारी बारी से करेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं। अब देखो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, अब इनमें जो जो होता है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो G1 में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल कंटीन्यूअसली ग्रो करती है, और S फेज सिंथेसिस फेज मतलब नए डीएनए की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होता है। और G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल फर्दर ग्रो कंटीन्यूअसली ग्रो करती है। ठीक है, अब देखो जो सेल नॉर्मली डिवाइड करेगी वो इस पैटर्न को फॉलो करेगी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर कहां चले जाएगी, माइटोसिस फेज में चली जाएगी। ठीक है, पर कुछ सेल जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे कि हार्ट सेल, वो क्या करती हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहती है ना, वो बोलती है कि हमें आराम करने दो, हमें रेस्ट करने दो, हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना। तो वो क्या करती हैं, इस G1 फेज को छोड़ के कहां चली जाती हैं, G0 फेज में चली जाती है। G1 वाले फेज से निकल के वो G0 फेज में आ जाती है ना, क्यूसेंट स्टेज में आ जाती है। अब यहां पे क्या होगा, सेल फर्दर प्रोलिफरेट यानी रैपिड मल्टीप्लिकेशन फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, बट यहां पे एक बात ध्यान रखना, वो सेल अभी भी जिंदा है, यानी अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो डेड सेल नहीं है, वो सिर्फ आराम करना चाहती है, वो मरी नहीं है, वो डेड नहीं है, ये बात याद रखनी है। अब देखो दो वर्ड आते हैं, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखो काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन, और करियो का मतलब न्यूक्लियस, और साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, करियो का मतलब न्यूक्लियस, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। तो करियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की सेपरेशन या डिवीजन क्या हो जाएगी, करियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन या सेपरेशन को हम बोल देंगे साइटोकाइनेसिस। पहले हम इस चैप्टर की छोटी छोटी कंफ्यूजन से निकल लेते हैं, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमें बार बार इस चैप्टर में तंग करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, बिल्कुल कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा। ठीक है, देखो ये मैंने ड्रॉ किया है सेंट्रोमियर, ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, अब देखो सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक ये एक ये। ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रोमियर के ऊपर क्या अटैच होती है, क्रोमेटिड अटैच होती है। ये अपनी एक क्रोमेटिड है, ये पूरी क्या है, एक क्रोमेटिड है, और ये क्या है, ये दूसरी क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड। ठीक है, ये पूरी एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है अपना सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्या है, काइनेटोकोर, और ये क्या है, अपनी क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, एक दो क्रोमेटिड है। ठीक है, अब देखो ये दो क्रोमेटिड जो है, ये दो क्रोमेटिड जो है वो सेम सेंट्रोमियर पे है ना। दो क्रोमेटिड जब सेम सेंट्रोमियर पे लगी हो तो उनको क्या बोल देते हैं हम, सिस्टर क्रोमेटिड। उनको क्या बोलते थे हम, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। और फॉर एग्जांपल यहां पे एक और ऐसे ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता तो ये क्या हो जाती, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या हो जाती, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो एक और कंफ्यूजन पे बात करते हैं। देखो ये हमारे पास 3 सेल हैं, ये हमारे पास 3 सेल हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल इस सेल में हाइट के लिए सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और इस सेल में हाइट के लिए क्या है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, एक मदर से आया, फॉर एग्जांपल एक फादर से आया। ठीक है, और इस सेल में हाइट के लिए 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 3 क्रोमोसोम, ऐसे कितने भी कर सकते हो, 4 5 6। ठीक है, अब देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस सेल में हाइट के लिए, फॉर हम हाइट का एग्जांपल ले रहे हैं, हाइट के लिए क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है, और इस सेल में हाइट के क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, और इस सेल में हाइट के क्रोमोसोम की 3 कॉपीज है। ठीक है, तो एक सेल में क्रोमोसोम की जितनी कॉपी है उसको क्या बोल देंगे, उसकी प्लॉइड। ठीक है, इसमें एक कॉपी है तो हो जाएगा हैप्लॉइड, इसमें 2 कॉपी है तो हो जाएगा डिप्लॉइड, इसमें 3 कॉपी है तो ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, और ऐसे कितना भी कर लो, टेट्राप्लॉइड आगे 4 5 6 7 कितना भी बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं बोल दूं इन तीनों सेल में अगर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए, अगर तीनों सेल में डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए तो क्या होगा। देखो इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए तो ये क्रोमोसोम कैसा दिखने लग जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा। और इसमें रेप्लिकेशन हो जाए, इसमें रेप्लिकेशन देखो हम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें हो जाए तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, डबल हो गया, सिंपल है। और ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्लॉइडी बताओ, इसमें ये प्लॉइडी बताओ, तो देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी। देखो यहां पे एक क्रोमोसोम है और यहां भी कितने क्रोमोसोम है, यहां भी एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, यहां से कंफ्यूजन से बचना है, यहां एक क्रोमोसोम, यहां भी एक क्रोमोसोम है, मतलब ये भी होगा हैप्लॉइड। यहां 2 क्रोमोसोम, यहां भी 2 क्रोमोसोम है, ये होगा डिप्लॉइड, और यहां 3 तो यहां 3। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम की कॉपी या क्रोमोसोम का नंबर बोलो, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम की कॉपी या क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, उससे क्या बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, अमाउंट ऑफ डीएनए। अब ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, देखो सिंपल है, बहुत काम आएगा। देखो यहां पे कितनी क्रोमेटिड है, सिंपल है, अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या करना है, क्रोमेटिड को काउंट करना है। यहां पे कितनी क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहां हो जाएगा सी 1C, है ना, 1C हो जाएगा। और यहां कितना है, ये है 2C, है ना, 2 क्रोमेटिड। यहां पे कितनी क्रोमेटिड, 1 2 3, यहां पे कितना है अमाउंट ऑफ डीएनए 3C, और यहां अमाउंट ऑफ डीएनए इसकी रेप्लिकेशन के बाद कितना होगा, देखो 1C, और ये कितना है 2C, यहां कितना हो गया 2C होगा। ठीक है, अब समझ रहे हो रेप्लिकेशन से क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हुआ है, प्लॉइडी बिल्कुल सेम रहेगी, क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज हुआ। और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो इसमें कितना था 2C, और इसमें कितना, देखो 1 एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, तो इसमें हो गया 4C, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 6C। तो इसमें कंफ्यूजन से बचना कि प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ डीएनए 2 अलग अलग चीजें हैं, और ये अपने बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब देखो एक और कंफ्यूजन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको कैसे समझे, देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास
एक सेल है और सेल के अंदर जो ये रेड वाले क्रोमोसोम है ये है हाइट के लिए, है ना, एक आया मदर से हाइट के लिए, एक आया फादर से हाइट के लिए, और ये ब्लू वाले हैं जो ये है मान लो स्किन कलर के लिए, फॉर एग्जांपल स्किन कलर के लिए एक आया मदर से एक आया फादर से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देखो एक आया मदर से एक आया फादर से, अब जो रिजल्ट है यानी जो बच्चा पैदा होगा, जो प्रोजेनी आएगी उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। फॉर एग्जांपल मदर की हाइट है 5 फुट और फादर की है 6 फुट, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो नए बच्चे की जो हाइट आएगी इन दोनों का मिला जुला के जो रिजल्टेंट आएगी ना, वो तो हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में करते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखो ये दोनों क्रोमोसोम है हाइट के लिए, ये दोनों क्रोमोसोम है हाइट के लिए, तो इन दोनों में क्या हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ठीक है। और ये दोनों किसके लिए, स्किन कलर के लिए, तो इन दोनों में भी क्रॉसिंग ओवर होगी और जो रिजल्ट निकलेगा, वेरिएशन आएगी, वो अपनी प्रोजेनी में अपने को दिखेगा, ठीक है। अब देखो जो दो क्रोमोसोम है, एक मदर से एक फादर से, और दोनों में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और दोनों किसके लिए, हाइट के लिए, तो इसको बोल देंगे हम क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है क्योंकि ये सेम चीज के लिए है, एक मदर से एक फादर से, तो ये भी क्या हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके बीच में और इसके बीच में इधर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसके लिए था, हाइट के लिए, ये किसके लिए, स्किन कलर के लिए, तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में क्या हुए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है। अब हमें पता है सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है अपना, ये है जेनेटिक मटेरियल जो ऐसे उलझा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो उलझा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, खाली स्पेस न्यूक्लियस के बाहर, ये अपना होता है क्या, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं हमें पता है, सेल ऑर्गेनेलिज जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब होता है, ठीक है। क्लियर बात है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा जब सेल डिवीजन की तरफ जा रही है तो क्या होगा, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो ये सेल ऑर्गेनेलिज है ये भी डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सेम सेल मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इस सेल के अंदर क्या हुआ, ये बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और जो ये सेल ऑर्गेनेलिज थी ये भी क्या है, डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बिल्कुल इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो गया, और कंडेंस होकर ये किस फॉर्म में आने लगा, ये किस फॉर्म में आने लगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आने लगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आने लगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ये जो जेनेटिक मटेरियल है कंडेंस होकर क्या बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी, बिल्कुल हम कंफ्यूजन क्लियर कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे हमें प्लॉइडी लिखनी हो, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इस सेल में इस क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 2 कॉपीज है, 1 और 2, तो मतलब क्या हो जाएगी, ये सेल डिप्लॉइड हो जाएगी, ये सेल हो जाएगी डिप्लॉइड। और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो मैंने कैसे बताया था, सिंपली क्या करना है, क्रोमैटिड्स को काउंट करना है। देखो ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड, ये तीसरी क्रोमैटिड, ये चौथी, हां कितनी क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4C, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलिज अपनी गायब हो चुकी हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे तरीके से क्या है, अपने क्रोमोसोम की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब क्या होगा, अब यहां पे बनेगी क्या, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेल के बीच में से ऐसे ड्रॉ कर लो, बिल्कुल ऐसे रफ डायग्राम ऐसे याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर सेल के बीच में से बन जाएगी, और इस प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। अब यहां पे बिल्कुल मेटाफेज प्लेट से ही क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेज कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया, नाम से ऑटोमेटिक ये होनी चाहिए, मेटाफेज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अपनी मेटाफेज स्टेज, ठीक है। अब मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है ना अपने, ये क्रोमोसोम है ना, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये एक क्रोमोसोम और ये मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, ये है अपना दूसरा क्रोमोसोम, ये कुछ मेटाफेज प्लेट पे इस तरीके से अरेंज हो गए, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाते हैं, देखो यहां पे क्या बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, यहां पे क्या बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक साफ-साफ लिखा है कि अगर क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी करनी हो कि क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, तो कहां पे होगी, मेटाफेज में होगी ना, मेटाफेज यहां पे कंडेंस हो गए थे पर यहां पे बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। देखो अब क्या होगा, यहां स्पिंडल से निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, और वहां कहां अटैच होंगे, काइनेटोकोर पे। हमने बात की थी कि सेंट्रोमियर होता है और सेंट्रोमियर पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, तो ये काइनेटोकोर पे यहां अटैच हो जाएंगे, ये काइनेटोकोर पे ऐसे अटैच हो गए, ये काइनेटोकोर पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब देखो क्या होगा, मेटाफेज प्लेट अपना क्या है, यहां सेंटर है। अब क्या होगा, ये वाले इस पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये वाले इस पार्ट को नीचे की तरफ खींचेंगे, हां ये ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये नीचे की तरफ खींचेंगे, तो इस ये इधर खींच रहे हैं, ये उधर खींच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इनकी सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, है ना, ये सेंट्रोमियर है बीच में से टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो आधा पार्ट उधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, इसका भी ऐसे आधा इधर चला गया, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेज में देखते हैं क्या होगा, अगली स्टेज में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। हम डिवीजन सी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जो मेटाफेज प्लेट को यहां पे शो कर दिया, हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर थे, ये थे अपने स्पिंडल फाइबर जो क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को ऐसे खींच रहे हैं, इस क्रोमोसोम को ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये अब सेंट्रोमियर अपनी क्या है, सेंट्रोमियर अपनी जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं, सेंट्रोमियर अपनी स्प्लिट हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो ये कहां पे अटैच थी, ये यहां पे अटैच थी स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये यहां पे अटैच थी, कहां पे, काइनेटोकोर पे, ठीक है। और इसकी सेंट्रोमियर जो है बीच में से टूट चुकी है, देखो ये टूट चुकी है, ये इधर चला गया, ये इधर, ये देखो ये इधर चला गया, ये इधर, ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो इसके क्रोमोसोम के आर्म है वो पीछे की साइड होंगे, सिंपल सी बात है, बीच वाले पार्ट को खींच रहा है और ये आर्म जैसे हवा में पीछे की साइड उड़ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज है जहां पे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जहां पे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो होगा एनाफेज। और इसको कैसे याद करें, सिंपल सी बात है, ए फॉर अवे मतलब एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये होगा एनाफेज, ठीक है। देखो अमाउंट ऑफ डीएनए प्लॉइडी की बात करें तो यहां पे क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, सेल में कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है डिप्लॉइड, और अमाउंट ऑफ डीएनए बिल्कुल सेम है, 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 3 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड, 4C, ठीक है। और एनाफेज में बात करें तो क्रोमोसोम की कितनी कॉपी, अब देखो यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाफेज में क्या है, क्रोमोसोम की
कितनी कॉपी है? 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान दो इस बात पे। एनाफेज में क्या है, क्रोमोसोम की कितनी कॉपी दिखाई दे रही है? एक सेल में 1 2 3 4। मतलब यहां कैसी स्ट्रक्चर दिखती है अपने को? 4 एन इस पे 5 स्टार लगाना कि एनाफेज में टेट्राप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखने को मिलती है। टेट्राप्लॉइड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ डीएनए तो बिल्कुल सेम है। 1 क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड 3 क्रोमेटिड 4 क्रोमेटिड 4 क्रोमेटिड 4C। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आएगी अपनी टेलोफेज। नेक्स्ट आएगी अपनी टेलोफेज। टेलोफेज में सिंपल है, जो यहां पे हमने किया था ना कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपीयर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हो जाएंगे। बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी और सेल ऑर्गेनेलीज भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो क्रोमोसोम है अपने वो यहां पे पहुंच चुके हैं, ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया और ये भी ये यहां पे और ये यहां पे पहुंच गया, है ना? ये तो यहां पे पहुंच गए, ये तो यहां पे पहुंच गए। अब क्या होगा? मैंने क्या बोला, जो यहां पे होता है उसको रिवर्स कर दो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अराउंड बनेगी? क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल के अराउंड बनेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड भी बननी स्टार्ट हो जाएगी और क्या होगा? सेल ऑर्गेनेलीज भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। सेल ऑर्गेनेलीज भी बननी स्टार्ट हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये अपनी स्टेज क्या है? टेलोफेज है। और इसके बाद क्या होगा? ये सेल बीच में से ऐसे डिवाइड कर जाएगी, बीच में से ऐसे डिवाइड कर जाएगी ना। सेल ऑर्गेनेलीज मान लो 10 बनी तो 5 इसके पास चली गई, 5 इसके पास चली गई। ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोनों में बन चुकी है, तो डिवाइड कर जाएगी। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगी 2 सेल, हमें मिलेंगी 2 सेल। ठीक है, ये बीच में से डिवाइड कर दी और 2 सेल कुछ कैसी नजर आ रही है? 2 सेल कुछ कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल ऐसी। देखो बिल्कुल कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना है। ये ऐसी नजर आ रही है और ये भी कैसी है? ये ऐसी है, ये ऐसी है ना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, और बाहर क्या है? ये सेल ऑर्गेनेलीज अपनी बन चुके हैं, ये अपनी सेल ऑर्गेनेलीज बन चुके हैं। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी की बात करें तो क्या होगा? देखो प्लॉइडी की बात करें तो क्या है? ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। मतलब इस सेल में कितनी है? क्रोमोसोम की 2 कॉपी है तो क्या होगा? 2n होगा डिप्लॉइड। और ये भी बिल्कुल सेम है, इसकी आइडेंटिकल है, ये भी 2n होगी, बिल्कुल क्लियर। और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो क्या है? 1 क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड 2C। ठीक है, और इसमें बिल्कुल होगा 2C। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि हम इस सेल से चले थे और इन 2 सेल्स पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्या है? माइटोसिस में जो प्लॉइडी है वो बिल्कुल सेम है कि डिप्लॉइड से चले तो डिप्लॉइड पे ही आप पहुंचोगे माइटोसिस के रिजल्ट से। बट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है, अमाउंट ऑफ डीएनए है वो हाफ हो चुका है। 4C 4 क्रोमेटिड थी, अब क्या है? एक सेल में सिर्फ 2 ही क्रोमेटिड बची है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? अपना हाफ हो चुका है, तो ये माइटोसिस बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि माइटोसिस को हमें कराना पड़ा? तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। देखो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जब बिगड़ने लग जाए तो उस रेशियो को ठीक करने के लिए क्या होती है? माइटोसिस होती है। सेल डिवाइड होगी तो अच्छे तरीके से चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल रिपेयर। देखो फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? उसका जहां भी चोट लगेगी उसको इंसान को तो क्या होगा? उसकी सेल की डेथ होगी, है ना? किसी का एक्सीडेंट होता है उसको चोट लगेगी, जहां पे चोट लगी तो वहां पे क्या होगा? सेल की डेथ होगी। अब उन सेल को रिप्लेस भी तो करना है, रिपेयर भी तो करना है, मतलब नई सेल भी तो आएंगी, है ना? तो आपने देखा होगा 3-4 महीने बाद एक्सीडेंट के दोबारा से पूरा ठीक हो जाता है। तो सेल रिपेयर किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से नई सेल डिवाइड करके नई सेल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो फॉर एग्जांपल प्लांट है, अब प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी, कुछ सालों में प्लांट बहुत लंबा हो जाता है और बहुत उसकी विड्थ, उसकी मोटाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। देखो सिंपल सा फंडा है, जब तक रिप्रोडक्शन गैमीट्स ऐसी चीजों की बात ना की जाए तब तक क्या होता है? माइटोसिस ही होती है ना। रिप्रोडक्शन गैमीट्स, जेनेटिक वेरिएशन, ये सब किसमें होता है? अपने मियोसिस में होता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस 1। ठीक है, देखो ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और सेल के बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है, जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया etc। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे उलझा पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल उलझा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो ये सेल ऑर्गेनेलीज है ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डिसअपीयर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज, और जेनेटिक मटेरियल है वो अपना क्या हुआ? कंडेंस होना शुरू हो गया। हाँ देखो अब ये डिसअपीयर हो चुकी है तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हुआ तो ये कंडेंस होकर क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। ये कंडेंस होकर क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये डिसअपीयर हो चुका है ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो हाइट के लिए है, हाइट के लिए एक आया मदर से एक फादर से, तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगी क्या? क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन। हाँ मतलब इसका थोड़ा सा सामान इसमें जाएगा और इसका थोड़ा सामान इसमें जाएगा और आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी लिखूं तो कैसे होगा? देखो अमाउंट ऑफ डीएनए, देखो क्रोमेटिड गिन लो, सिंपली क्रोमेटिड गिन लो। कितने क्रोमेटिड है? 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड और 4 क्रोमेटिड। तो अमाउंट ऑफ डीएनए लिखूं तो कितना हो जाएगा? 4C। और इस सेल की प्लॉइडी लिखूं तो हाइट के लिए इस सेल में क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, मतलब ये होगी डिप्लॉइड सेल। ठीक है, और इस स्टेज को जहां ये क्रॉस ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोफेज 1। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या होगा? यहाँ पे बन जाती है मेटाफेज प्लेट, यहाँ पे बन जाती है मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट बन गई तो आंख बंद करके क्या हो गई? स्टेज कौन सी हो जाएगी? मेटाफेज 1। मेटाफेज ये मैच हो जाता है। और जो ये क्रोमोसोम है ये इसके अलोंग ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये है अपना पहला क्रोमोसोम और ये है अपना दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, और इसका थोड़ा सा सामान इसमें आ चुका है और इसका थोड़ा सामान इसमें आ चुका है, ये क्रॉसिंग ओवर को शो कर रहा है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी को अगर लिखें तो इसमें सिंपली क्रोमेटिड को गिनो। क्रोमेटिड कितने हैं? वही 1 2 3 और 4, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए है 4C। और प्लॉइडी लिखें तो इस सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, तो ये हो गया 2n डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखो क्या होगा? यहां से बनेंगे स्पिंडल फाइबर और इसके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, और इधर भी बनेंगे बिल्कुल सेम फाइबर बनेंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। तो ये क्रोमोसोम ऊपर की तरफ खिसकेगा और ये नीचे की तरफ खिसकेगा। तो ये सेल कुछ कैसी दिखाई पड़ेगी? ये सेल कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी कि ये क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला क्रोमोसोम ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये इनसे ऐसे फाइबर अटैच है और इधर ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, है ना? ठीक है, और इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? जब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इस स्टेज को हम बोल रहे हैं एनाफेज 1। इनकी ट्रिक बताऊंगा मैं, मेटाफेज एनाफेज इनको कैसे पहचाने सिंपल तरीके से। और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी गिने तो बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 4C और प्लॉइडी क्या है? बिल्कुल सेम डिप्लॉइड, 2 क्रोमोसोम है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, क्लियर है एक बात? अब क्या होगा? इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? देखो
ये क्रोमोसोम अब इधर पहुंच चुका है और ये क्रोमोसोम इस एंड पे पहुंच चुका है। अब क्या होगा, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी, इसके अराउंड भी बिल्कुल सेम होगा और यहां पे क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, सेल ऑर्गेनेलीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। इस स्टेज को हम बोलेंगे क्या, टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 अभी तक कंप्लीटली सेल डिवाइड नहीं हुआ तो बिल्कुल सेम आ जाएगा 4C2N 4C2N। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो सेल है ये बीच में से डिवाइड हो जाती है, बीच में से दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो डिवाइड हो गई तो हमारे पास यहां दो सेल बन जाएंगी, हमारे पास दो सेल बन जाएंगी, कौन सी, एक ये वाली एक ये वाली। इसके पास एक क्रोमोसोम है और इसके पास भी एक क्रोमोसोम है, क्लियर है, ठीक है। और बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे बन चुकी है, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी की बात करें तो इसमें देखो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 1 और 2 2C 4C था, यहाँ 2C हो गया। मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मियोसिस खत्म पे हमें 4C से 2C मिला। और प्लॉइडी की बात करें यहाँ पे देखो कितनी कॉपी थी, होमोलोगस क्रोमोसोम की कितनी कॉपी थी, 2 कॉपी थी, पर इस सेल में सिर्फ एक कॉपी है तो खाली N, मतलब ये हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए भी आधा हो चुका है और ये भी बिल्कुल सेम होगी 2N और ये N। मतलब मियोसिस 1 जब खत्म होती है तो डिप्लॉइड सेल से हमें मिली एक हैप्लॉइड सेल जिसमें ओरिजिनल सेल से आधा अमाउंट ऑफ डीएनए था। अब हम क्या करेंगे, इस एक सेल को यहां से उठा लेंगे और उसको क्या करेंगे, मियोसिस 2 में भेज के देखेंगे। ऐसे तो दोनों का योगा पर अपने को एक सेल से ही पता लग जाएगा, मियोसिस 2 में क्या क्या होता है वो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मियोसिस 2 के बारे में। देखो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसे ऐसे कॉपी पेस्ट हुई, ठीक है। देखो हमें क्या मिला था, मियोसिस 1 जब खत्म हुई तो अपने को क्या मिला था, अपने को मिला था ये, अपने को मिला था ये, और इसके बाहर क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा बिल्कुल ये सेल ऑर्गेनेलीज रहती, बिल्कुल सेम टू सेम करना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगी, डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो जिस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होकर जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज। और ये 2 हो रही है तो मियोसिस 2 है तो प्रोफेज 2। इनकी ट्रिक मैं बताऊंगा, प्रोफेज मेटाफेज इनकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट को भी बिल्कुल सेम जो माइटोसिस में करते हैं कि यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बना दो और क्या करो, इसको मेटाफेज प्लेट के अलोंग अरेंज कर दो, बिल्कुल माइटोसिस चलती है, ये मेटाफेज प्लेट के अरेंज, ठीक है। ये है मेटाफेज प्लेट और जहां पे मेटाफेज प्लेट है वो स्टेज हो जाएगी मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 अब क्या होगा, यहां बनेंगे फाइबर और ये इसके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे, ये इसके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले इसको ऊपर खींचेंगे, ये वाले इसको नीचे खींचेंगे, मतलब जो यहां से सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगी और ये वाला जो क्रोमेटिड है ऊपर जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सेल कुछ किस तरीके से दिखेगी, देखो ये वाला है जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये इसके हम फाइबर ड्रॉ कर देते हैं, ये फाइबर इनको खींच रहे हैं, ये इसको ऐसे खींच रहे हैं और ये इसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस स्टेज को जब क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर जा रही है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, एनाफेज 2, एनाफेज 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपने अपने एंड पे पहुंच जाएंगे, ये जो क्रोमेटिड है ये इस एंड पे पहुंच गई और ये इस एंड पे पहुंच गई, है ना, ठीक है। अब इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज बननी स्टार्ट हो जाएगी और इस फेज को बोला है हमने टेलोफेज 2, टेलोफेज 2। अब टेलोफेज के बाद क्या होगा, वही सेम माइटोसिस, यहां से ये सेल डिवाइड हो जाएगी तो एक सेल बनेगी ये, एक ये, तो 2 सेल बन जाएंगी। ये हमारे पास 2 सेल बनके तैयार हैं जिसमें हमें क्या मिला, इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। ये मिला हमें। अब देखो अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर बात कर ले, यहाँ पे क्या था, 2 क्रोमेटिड है तो 2C और प्लॉइडी, इस सेल में क्रोमोसोम की एक कॉपी है मतलब ये हैप्लॉइड है। यहाँ पे बात करें तो देखो 2 क्रोमेटिड मतलब 2C और क्रोमोसोम की एक कॉपी मतलब हैप्लॉइड। यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल सेम हो जाएगा 2C और हैप्लॉइड। यहाँ पे बात करें तो ये देखो 2C और यहाँ पे अब ध्यान रखना इस सेल में ये डिप्लॉइड है, एनाफेज में ये डिप्लॉइड है, यहाँ पे 5 स्टार लगा लेना, यहाँ पे डिप्लॉइड शो होता है, इसको कंप्लीटली डिप्लॉइड नहीं बोल सकते, डिप्लॉइड है पर ये शो डिप्लॉइड की तरह हो रहा है ना। 2C क्रोमेटिड कितने यहाँ पे 2C टेलोफेज में, और अगर बोलना चाहो तो डिप्लॉइड बोल सकते हो पर इसको कंप्लीट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और इधर बात करें, अगर ये 2 सेल की बात करें, ये अपने को रिजल्ट मिला है तो क्या है, ये 1C और इस सेल में क्रोमोसोम की कितनी कॉपी, ये एक कॉपी, एक क्रोमोसोम है ना रेड कलर में जो दिख रहा है, तो ये हैप्लॉइड और ये भी क्या हो जाएगी 1C और हैप्लॉइड। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो हमें मियोसिस 2 के रिजल्ट में क्या मिला, 2 सेल मिली जिसमें क्या है, क्रोमोसोम 1C और हैप्लॉइड सेल है, 2 हैप्लॉइड सेल मिली, ये बिल्कुल क्लियर है। प्रोफेज को हमेशा कैसे पहचानो, प्रोफेज को पहचानो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज जब डिसअपीयर होकर बनेगी और ये जो जेनेटिक मटेरियल है कंडेंस होगा, ये वो स्टेज होती है प्रोफेज, ठीक है। और मेटाफेज स्टेज को कैसे पहचानो, जहां पे मेटाफेज प्लेट बनेगी वो हो जाएगी मेटाफेज, सिंपल है। और एनाफेज को कैसे पहचानो, हमेशा कि जब भी क्रोमेटिड या क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वो होगी एनाफेज। इसको ऐसे याद रखना, A फॉर एनाफेज, A फॉर अमेरिका। अब अमेरिका क्या है, बहुत दूर है तो दूर से याद आ जाएगा, दूर जा रहे हैं। और टेलोफेज को कैसे याद रखो, T फॉर टेलोफेज, मैं ऐसे याद रखता हूं, T फॉर टेलोफेज, T फॉर टाइल्स। टाइल्स मतलब जब ये क्रोमेटिड या क्रोमोसोम के अराउंड टाइल्स यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बननी स्टार्ट हो जाए, इनके अराउंड टाइल्स लगनी स्टार्ट हो जाए, उसको बोल रहे हैं टेलोफेज। तो इसको ऐसे थोड़ा किया जा सकता है, ठीक है। देखो मैं जो बोलूंगा उसको क्लियरली सुनते चलना, एक एक वर्ड को आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। सबसे पहले इस फ्लो को कैसे याद करें, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली पानी मांगना है, आपको पानी मांगना है कि ला जरा पानी दे दे, ला जरा पानी दे दे, ठीक है। ये इतनी सी सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब इसमें का मतलब है लेप्टोप्रोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, इसको हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम से, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ही हाथ